अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इजाफी शिकों के साथ 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर लिया और सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत भी कर दिए, जिसके बाद ये बिल आइन का हिस्सा बन गया, जबकि सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम का गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पुलिस जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है, जिसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। उन जजेस पर अफसोस रहेगा जो इस आईनी अदालत का हिस्सा बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम लिए बगैर लिखा कि जब अदलिया का सरबरा अपनी मतनाज़ हैसियत के बावजूद इदारे के बजाय अपने मनसब और ओहदे को तरजीह दे तो इसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ने इस ढांचे को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विफाकी आईनी अदालत कायम कर दी, जो कि अदालती और जमहूरी निज़ाम से मुतसादिम है। आईनी अदालत बसीरत से नहीं बल्कि सियासी मफाद को सामने रखते हुए बनाई गई है। जिस अदालत से आईनी किरदार छीन लिया गया हो वहाँ रहकर हल्फ की पासदारी मुमकिन नहीं है। 26वीं तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट आईनी सवालात का जायज़ा लेने की अहल थी, मगर मौजूदा तरमीम ने यह बुनियादी इख्तियार भी छीन लिया है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा कि आज वो आइन जिसकी पासदारी का मैंने हल्फ लिया था अब मौजूद नहीं रहा। मैं ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कितनी ही कोशिश करूं, हकीकत यही है कि आइन के रूह पर हमला हो चुका है। 27वीं आईनी तरमीम से पहले मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर ख़बरदार किया था कि ये तरमीम आईनी निज़ाम पर गहरे असरात डाल सकती है, लेकिन आज वो खदशात खामोशी और बेअदली के पर्दे में हकीकत बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़ों पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम जजेस के साथ हैं। इन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, तमाम वकला को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद क्या अदालत होगी? मतलब अदालत तो उन्होंने फारिग कर दिया है। कल हमारी इंशाल्लाह मीटिंग में मीडिया में बात करता हूँ और इस पर हम जो है अपने अलायंस की तरफ से पूरा अमल देंगे। सर आप जजेस के साथ खड़े हैं? सर खड़े नहीं हैं, उसके साथ जो है ना उसके मुकम्मल तौर पर उसके साथ है और उसने जो बहादुरी दिखाई है, उसने जुर्रत दिखाया है। मैं समझता हूँ कि तमाम वकला को भी पूरे मुल्क को इसका साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है सिर्फ तरमीम की वजह से इस्तीफा है या कोई और वजह भी हो सकती है? मेन यही है ना, और क्या अदालत तो फारिग है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद और 27वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई है? सर उन्होंने कहा कि आइन को टुकड़े कर दिया है 27वीं आईनी तरमीम ने और हमारा काम करना बनता नहीं है। सर बिल्कुल ठीक है, हम उसकी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस को खतूत भी लिखे थे और आज जस्टिस सलाउद्दीन पवर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत भी सामने आ गया। साथ ही आज ये खबर भी सामने आई कि चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। अहम बात यह है कि आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब मुल्क में विफाकी आईनी अदालत कायम होगी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है। जस्टिस अमीनुद्दीन इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं, मगर आईनी अदालत का सरबरा बनने के बाद उनकी रिटायरमेंट की उम्र 68 साल हो जाएगी। इसके अलावा आज कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट की मंजूरी भी दे दी। अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और ये मुद्दत नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नए सिरे से शुरू होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी और मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत भी नए नोटिफिकेशन के बाद दोबारा शुरू होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफा भी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तजवीज़ पर पाक फौज के किसी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर करेंगे। आर्मी चीफ की तजवीज़ पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत में 3 साल की तौसी भी की जा सकती है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तकर्रुर, दोबारा तकर्रुर या एक्सटेंशन पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठ सकता। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मंजूर कर लिया, जिसके मुताबिक अब मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे रुकन जज को चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे, जबकि कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। इससे पहले वफाकी काबीना ने
पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सेनेट ने कौमी असम्बली से मंजूर की गई इजाफी तरमीम की मंजूरी दी। चेयरमैन सेनेट ने बताया कि तरमीमी बिल के हक में 64 वोट आए, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. अहम बात यह है कि इससे पहले 10 नवंबर को जब सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जिसके बाद हुकूमत को सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल हुई और फिर इसी सेनेट इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो ने इस्तीफे का ऐलान किया और बाद में तहरीक इंसाफ ने उन्हें पार्टी से निकालने का लेटर जारी कर दिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अहमद खान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। मगर आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने एतराज़ उठाया और कहा कि पहले तरमीम में PTI और JUI के सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। इस पर आइन का आर्टिकल 63A लागू हो जाता है। हमें इस तमाम कार्रवाई को चैलेंज करना पड़ेगा। पिछली जो अमेंडमेंट जब आ रही थी 27वीं की बहस हो रही थी सेनेट में और वोटिंग का वक्त आया था तो PTI के एक सेनेटर और JUI के एक सेनेटर जो हैं उन्होंने भी वोट किया पार्लियामेंट्री लीडर की रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ। जब वो वोट किया उसके खिलाफ तो 63A लागू हो जाता है। 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है। उसके अलावा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। अब अगर वो रिज़ाइन कर गए हैं और 63A जो आइन का मैं पढ़ सकता हूँ वो लागू हो जाता है, तो इससे पहले कि हम वोटिंग के प्रोसेस में जाएं या हम कोई मज़ीद बात करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट इन 2 हज़रात का वोट काउंट नहीं होगा। इससे पहले कि हम आगे कार्रवाई चलें, क्योंकि अदरवाइज वील हैव टू चैलेंज दिस एंटायर प्रोसेस। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हमने मुस्लिम लीग नून के साथ इज्जत का वक्त गुजारा, लेकिन हम पर भी नक़द लगाए गए। नून लीग को पैगाम है जो आपने किया ये अच्छा नहीं किया, मामलात बाद में भी चलेंगे, ये बात हम दिल में याद रखेंगे। हमारा शिकवा एक पार्लियामान के उस तरह के हवाले से कि जिसमें एक मेंबर हमारा जो है वो उसको विन ओवर किया गया। जाहिर है कि उसने जो वोट यहाँ से वहाँ दिया, ये सिर्फ सिंपल ज़मीर की आवाज़ तो नहीं हो सकती। और फिर उसमें जो कुछ भी किया गया हमने नून के साथ बड़े एहतराम के साथ बड़े अदब के साथ इतना वक्त गुजारा और हमेशा हम इज़्ज़त करते रहे। मगर फिर जब अगर नकब लगाई गई तो हम पे लगाई गई, हम पे भी लगाई गई, हमें भी इस हवाले से रुसवा किया गया, जो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती थी। मैं अपने पार्टी लीडर का पैगाम जो है वो यहाँ पे हाउस में रखना चाहता हूँ कि ये गिला जो है वो नून के दोस्तों को दे दिया जाए कि इसको हमने कोई अच्छे अंदाज में जो है ना फील नहीं किया, अच्छा हमें नहीं लगा। जो कुछ आपने किया अगर आपने कर लिया तो इसके बाद जो है ना ये ज़ाहिर है आज के बाद भी ज़िंदगी बाकी होगी, आज के बाद भी मामला चलेंगे और इसको हम अपने पास अपने दिल में ये यकीनन याद रखेंगे। डिफेक्शन को सपोर्ट न करिए, डिफेक्शन की मजम्मत की जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए है और की जानी चाहिए आइंदा भी। जब आप इसको सपोर्ट करेंगे कल ये आपके सामने आएगा, ये बात मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत नाकाबिल कबूल है। मुझे गिला तो आपके साथ है, आप बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आबड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया है और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिजाइन देता हूं, आज के बाद से रिजाइन देता हूं, आप वहां खड़े होकर फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि हम आपको वापस ले आएंगे। हम आपको सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मेरे पास अभी तक रुकन का कोई तहरीरी इस्तीफा नहीं आया, ना ही कोई रेफरेंस आया है। मेरा कहने का मकसद ये था, अगर आपकी अपनी जमात और अगर वो खुद रूल्स को फॉलो करते, मगर ना उन्होंने मुझे कहा है
ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस कि ही इज़ स्टिल द मेंबर। और जो आपने ये एलिगेशन कहा कि आई एम प्रमोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग और आई एम प्रमोटिंग फ्लोर क्रॉसिंग, आई जॉइंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1987 एंड टिल डेट आई एम इन द पीपल्स पार्टी। Therefore, this is no way. इसके बाद सेनेट में तरमीम की शिकवार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने एक बार फिर आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। PTI अरकान ने एहतजाज किया और वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। फिर ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया, जबकि JUI के 4 अरकान ने बिल के खिलाफ वोट दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि एक कानूनी अमल के जरिए रुकनीत खत्म होगी। उस वक्त तक वो सेनेट के रुकन है, इसलिए आइन और कानून के खिलाफ तबसरे नहीं करने चाहिए। पार्टी मूव्स द प्रोसेस जब कंप्लीट होगा उसके बाद उनकी मेंबरशिप खत्म होगी। टिल दैट डेट ही इज वेरी मच मेंबर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस एंड वी शुड नॉट गिव सच सॉर्ट ऑफ कमेंट्स जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। सेनेट इजलास से पहले एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाडा ने कहा था कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर अहमद खान इस वक्त मेरे घर में हैं। एक नहीं बल्कि मजीद 3 लोग भी वोट देने को तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद मलिक मेरे दोनों भाई हैं, उनसे अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं उनके साथ। इस वक्त वो कहाँ है? कॉलेज पे भी क्या घर पे मेरे चल के मिलने जाते हैं, उनको तैयार हो रहे हैं। वो दोनों क्यों नहीं आएंगे भाई? वोट करेंगे, वोट करेंगे। इस्तीफा मंजूर थोड़ी है, हमारी मर्जी है, जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहे इस्तीफा ना मंजूर करें। मसला क्या है इसके अंदर यार? जमहूरी लोगों का यही काम है। बस 3 वोट वहाँ पर एक्स्ट्रा हमेशा होते ही हैं। अगली बार की अमेंडमेंट में 1 आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलेंगी। 3 एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा मैंने आपको उस पर स्टैंड बाय है? स्टैंड बाय आपके घर ही है? नहीं, अंदर ही। अच्छा। इसके अलावा आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज से बात करते हुए कहा कि जब भी PTI इक़्तिदार में आएगी 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। 26वीं आईनी तरमीम जो है आप लोगों ने कहा कि वापस करेंगे, लेकिन अभी 27 भी आ गया, आप इस पर क्या? देखिए, इसके हम किसी कानून को नहीं छोड़ेंगे। जब भी PTI हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह सब, क्योंकि इस असम्बली के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि कोई कानून साजी करे। हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह से। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुकूमत के इक़दामात और 27वीं आईनी तरमीम और उसके बाद के मामलात पर तनकीद तो हो रही थी जजेस की जानिब से, मुख्तलिफ जगहों से एहतजाज भी हो रहा था, लेकिन अब तो 2 जजेस की जानिब से ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया गया, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला है और इसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब, देखें, अफसोस किस बात का? ये तो जो बात हम कह रहे थे कि ये जजेस साहबान जो हैं, ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका, और इनकी जो तनकीद है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज पे, मनसब पे बैठे किसी भी जज का, ये तो कतन उसका जो है वो इस्तेहकाक नहीं है कि वो सियासी मामलात पे या पार्लियामेंट की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो तनकीद करे। उनका काम तो ये है कि वो इंसाफ से फैसले करें। और जिस तरह से ये बात है कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन हमारे जजेस जो हैं वो फैसले कम करते हैं, उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो ख़ुद बोले चले जाते हैं। और ये जो आज जिन जज साहबान ने जो इस्तीफ़ा दिया है, उनके इस्तीफ़े की जो तहरीर है उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो इस बात का गमाजी है कि देवर इन ऑन ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल एजेंडा। आप मुझे बताएं कि ये ख़त जो है, ये तो ऐसे है कि जैसे कोई सियासी तकरीर है, सियासी तहरीर है, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, पाकिस्तान के ऊपर संगीन हमला हो गया। वो भाई किस तरह से हमला हो गया? कोई दलील, कोई एविडेंस, कोई जो आईनी तरामीम हुई हैं उनमें से किसी का हवाला कि इस तरह से जो है ये हमला हो गया है संगीन,
या इस तरह से जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इनका एक ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, उसी से मुतल्लक जो है ये फैसले भी करते रहे। यानी 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न है उसका क्या फ़ैसला किया था कि वोट डालें, गिना नहीं जाएगा, लेकिन वोट डालने वाला जो है वो घर जाएगा। तो ये इस किस्म के फैसले भी करते रहे हैं, कभी 7 इधर, कभी 8 उधर, कभी 9 इधर, कभी 6 उधर। और फिर ख़त यानी एक जज साहब ख़त लिखते हैं और इन्हीं में से जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं वो ख़त लिखते रहे हैं अपने साथ वाले कमरे में बैठे अपने जो है वो साथी जज को, और उनको वो ख़त जो है वो तीसरे दिन मिलता था, मीडिया को शाम को मिल जाता था। तो ये इस किस्म की प्रैक्टिस जो है ये फरमा रहे थे, और ये इनका पॉलिटिकल पर्सनल एजेंडा था, और उसके पूरा ना होने पे उन्होंने ये एहतजाज किया है। किसी जज को ये हक नहीं पहुंचता, जो वो हलफ उठाता है वो हलफ उसकी इजाज़त नहीं देता कि वो प्रोटेस्ट करे। वो फ़ैसला कर सकते हैं, या वो अगर उनकी कोई ज़ाती वजूहात है या कोई भी वजह है तो उसके ऊपर वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन सियासी बयानियाँ जो है वो साथ अटैच नहीं कर सकते जिस तरह से इन्होंने किया है। ये इंतहाई काबिले अफसोस बात है। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि इन दोनों चीफ जस्टिस एहतराम करते रहे हैं। राणा साहब, आप कह रहे हैं इन दोनों जज साहिबान का कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ये अमल जो है ये उन्होंने इंतहाई अफसोसनाक अमल किया है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा देना भी था तो उन्हें इस किस्म के जो है वो इस किस्म की पॉलिटिकली मोटिवेटेड तहरीर जो है वो साथ अटैच नहीं करनी चाहिए। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि उनका सियासी एजेंडा था, इन दोनों जजेस का क्या सियासी एजेंडा था? सियासी क्या मकासद हासिल करना चाहते थे जजेस? सियासी एजेंडा जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। वो जो है वो पीटीआई के साथ थे, और ये जो गुफ्तगुएँ होती रही हैं जो हमारे पीटीआई के सीनियर रहनुमा करते रहे हैं, ये आपके इल्म में है कि वो क्या कहा करते थे कि बस नवंबर में जो है वो जब फलां जज साहब जो हैं वो प्रमोट होंगे तो उसके बाद फिर आप देखें क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, बल्कि लोग मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में ये गुफ्तगू होती रही है, एविडेंस मौजूद है इस बात की। लेकिन उनके मर्तबे, उनकी हैसियत और उनकी इज़्ज़त के एहतराम में हमने कभी इस बारे में जो है वो बात ना की। आज भी अगर उन्हें ये प्रोटेस्ट करना भी था, अगर वो खामोशी से जो है वो इस्तीफ़ा दे देते और ये साथ एक पॉलिटिकल बयानियाँ और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तहरीर अटैच ना करते तो शायद आज भी हम बात ना करते। लेकिन जब उन्होंने जो है वो किसी बात को जो है वो यानी अपना पॉलिटिकल बयानिया जो है उन्होंने ख़ुद ही पेश कर दिया, तो फिर हमें भी उसके जवाब में जो है वो बात करनी पड़ रही है, जिसका हमें अफसोस है। हम उनके एहतराम में उनकी पोजीशन की वजह से हमने कभी जो है ये बात नहीं की, वरना ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जब ये 63A का फैसला आया उसके बाद 3 जज साहबान जब आप ये फरमा रहे हैं कि इन दोनों जजेस का ये के फैसले करता था, इन दोनों जजेस का ये कदम इंतहाई है, तो आपके इल्ज़ामात भी काफ़ी संगीन हैं। आप भी कह रहे हैं कि दोनों जजेस हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, तो हुकूमत ने इससे मुतालिक तो कोई इक़दाम नहीं किया, कोई रेफरेंस जाहिर नहीं किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं गए इन दोनों जजेस के। अगर इससे मुतालिक हुकूमत के पास सबूत भी हैं, उनके फैसले और उनके रिमार्क्स से बढ़कर इन 2 जजेस और जजेस के खिलाफ ऐसे सबूत भी हैं हुकूमत के पास, तो फिर हुकूमत भी कोई इकदाम कर सकती थी इससे मुतालिक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। उनका एहतराम आड़े था, उनकी इज़्ज़त, वो जो आज भी अगर वो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो ख़त साथ अटैच ना करते और अगर उन्होंने रिज़ाइन ही करना था सिर्फ रिज़ाइन करते तो आज भी हम ये बात ना करते। लेकिन आप देखें उनका जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है
वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है वो। तो फिर जो है वो इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है उनके इज़्ज़त और एहतराम में जो है वो हमने कोई बात नहीं की, और हम आज भी नहीं करना चाहते, हम आज भी ना करते। जी, आप कह रहे हैं कि एहतराम को मलूज़े खातिर रखा जा रहा था, लेकिन राना साहब क्या हुकूमत या उसके इत्तेहादी जो अब 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए हैं उसके बाद का अमल भी मुकम्मल किया है, क्या हुकूमत किसी मौके पे चाहती भी थी कि ये जजेस अलग हो जाएं सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते थे कि ये जो हमारे जज साहबान हैं ये मुल्क को चलने दें, हुकूमत को चलने दें, और सियासत जो है जो सियासतदानों के लिए छोड़ें। यानी इस मुल्क में क्या कुछ नहीं होता रहा, बादशाह डैम बनता रहा है इस मुल्क में, और वो अदलिया जो है वो बनाती रही है, पूरा फुल बेंच बैठ के जो है वो चंदा इकट्ठा करता रहा है। यहाँ पे 100 मोटो नोटिस के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो उनकी छुट्टी कराई जाती रही है। 52 भी पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया, और हमारे जज साहबान ने जो है वो उसकी कॉग्निजेंस जो है वो संभाल ली। ये सारा कुछ जो है ये होता रहा है। राना साहब, अब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, दस्तखत भी हो चुके, उसके बाद एक्ट जो हैं उनसे मुतालिक भी काम आगे बढ़ चुका है। आईनी अदालत के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते रहे हैं, और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने भी ये खबर दी कि हुकूमत बहुत जल्दी ये अमल मुकम्मल करना चाहती है कि आईनी अदालत का क़याम भी हो जाए, उसके जजेस भी तैनात हो जाए और उनकी हलबर्दारी भी हो जाए। तो उससे मुतालिक इस वक्त सूरत हाल क्या है और अगला कदम क्या होगा हुकूमत का? नहीं, जल्दी से इसमें क्या मुराद है? जल्दी मामला ये है कि अपोजिशन से जितने लोगों ने जो है वो तकारीर करनी चाहिए उनको जो है वो डिबेट का पूरा मौका दिया गया है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ में 2-2, 3-3 दिन जो है इसके ऊपर जो है वो बहस हुई है। उसके बाद जो है वो एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा जो है वो सेनेट से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर जो है वो वोटिंग हुई है। वोटिंग का जो बड़ा ही लेंथी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो है वो सारा अमल जो है वो अंजाम पाया है। और उसके बाद जो है वो जो एक्ट जो हैं उनमें तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हुई है ना, अमेंडमेंट तो वही हैं जो आइन में हो गई। उसके बाद फिर एक्ट में जो है वो एक आइनी और कानूनी तकाजा है, वो उसके मुताबिक अमल किया गया है। तो इसमें अगर ये चीज़ें जो हैं वो अगले 2-4 दिन में या 1 हफ़्ते में ये मुकम्मल होती हैं तो इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद लॉ और वक्त के साथ जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अंजाम पानी चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। राजा साहब, जजेस की तरफ से होने वाली तनकीद और अपोजिशन की तरफ से होने वाली तनकीद को एक तरफ भी रखते हैं, आपके इत्तेहादियों की जानिब से भी कुछ इक़दाम ऐसे थे जिनको इंतहाई कदम करार दिया जा रहा था। जैसे कि ये तजवीज़ थी कि अगर जज अपनी ट्रांसफ़र से इनकार करें तो उनकी मुलाजमत ही ख़त्म कर दी जाए, जो फिर कमेटी में जाके तब्दील हुआ कि ये इंतहाई कदम होगा, इसको कम अज़ कम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाना चाहिए। तो इस तरह के इक़दाम से तो कोई तनकीद करने वाले गर्दानता है कि ये हमला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार तो वापस लिए जा रहे हैं। जुनेद साहब इसी एक चीज़ को ले लें कि जी हाई कोर्ट के जज की जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो एक इंतहाई कदम था, और अगर वो ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट ना करें तो उनको रिटायर्ड तस्वर किया जाए, जो कि अब ख़त्म करके उसे जो है वो जुडिशल काउंसिल को जो है वो भेजा जाएगा, और जुडिशल काउंसिल दोबारा जायज़ा लेगी कि क्या उस ट्रांसफ़र में जो है वो कोई जो है वो इरेगुलरिटी या उसका मेरिट जो है वो उसको देख सकेगी। आप इसी को ले लें, आप मुझे बताएं कि ये जो हाई कोर्ट के जज साहब का तबादला जो है ये वज़ीर आज़म ने करना है, प्रेसिडेंट ने करना है, कैबिनेट ने करना है, हुकूमत ने करना है? ये फ़ैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ने करना है। जुडिशल कमीशन में ट्रांसफ़र का जब मामला ज़ेरे बहस आएगा या ज़ेरे तजवीज़ आएगा, उसमें 7 सीनियर तरीन जो है वो जजेस होंगे। उनमें से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस होंगे, उनमें चीफ़ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे,
उनमें से जिस हाई कोर्ट से जज ने ट्रांसफ़र होना उसका चीफ जस्टिस होगा, जिस हाई कोर्ट में जाना है उसका चीफ जस्टिस होगा। इन 4 के अलावा 3 और सीनियर तरीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और उनकी जो है वो जुडिशल कमीशन में एक तरफा तौर पे अक्सरियत होगी, 13 में से 7 वो होंगे। तो आप मुझे बताएं कि इस फोरम का या इतने सीनियर तरीन जजेस का, चारों चीफ जस्टिस साहबान का, अगर वो जज साहब जो है वो उनका फैसला नहीं मानते तो फिर उस जज साहब को घर नहीं जाना चाहिए। ये मिसकंडक्ट नहीं है जी, फिर भी चले उसमें तब्दीली तो की गई है। राव साहब, आपकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं, तो आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि ये कौन सा हमला है। ये ट्रांसफ़र के ऊपर जो कह रहे हैं, ट्रांसफ़र के ऊपर कहा जा रहा है कि ये जहर कातिल है जो है वो जुडिशरी के लिए। ये किस तरह से जहर कातिल है? तो इसको एनालाइज करके इसके ऊपर बात करें ना। कोई तरमीम कर दी है आपने, अब तो वो पास भी हो गई, अब मामला आगे भी बढ़ गया है। लेकिन आपकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पाक भारत जंग के बाद जो मुसल्लह अफवाज है उसमें जो इस्लाहात की जानी चाहिए थी या उनके ढांचे में तब्दीली, स्ट्रक्चर में तब्दीली, वो ज़रूरी थी। उसकी कुछ वजूहात भी पेश की गई। जो सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? बस ये एक बात है, लेकिन मामला ये है कि बाकी सारी तकरीर है, बाकी सारा सियासी बयानिया है, और ये एक बात है कि जिसके ऊपर जो है वो आर्गूमेंट किया जाता है या तनकीद की जाती है। देखें, ये बड़ी सीधी बात है कि मौजूदा सदर साहब को आपने 11 साल जो है वो जेल में रखा, और 11 साल जेल में रखने के बाद जो है वो फिर उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया, कोई उनको सज़ा नहीं हुई। वो उसके बाद दूसरी मरतबा जो है वो इस मुल्क के जो है वो सदर बने हैं। तो इस सूरत हाल में अगर लेजिस्लेचर्स ने और पार्लियामेंट ने ये मुनासिब समझा है कि भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जो आदमी आपका जो है वो सिंबल ऑफ स्टेट रहा हो, जो पार्लियामेंट का कस्टोडियन रहा हो, अगर वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर खामोशी से अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहे तो उसे आप अदालतों और जेलों में ना घसीटें। तो आप मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है जो आइन के साथ हो गया है या किसी और के साथ हो गया है। इसका जो है वो आप बैठ के इसका हिसाब कर लें। और इसमें भी ये बात साथ प्रोवाइडेड है कि अगर वो साबिक सदर साहब वो बाद में कोई इलेक्शन लड़ लेते हैं या कोई पब्लिक ऑफिस कबूल कर लेते तो ये इस तरह उनसे छिन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी सी बात को जो है वो अब ये इस्तीफ़ों का मौजू बनाया गया है, और उन इस्तीफ़ों में किस तरह की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, किस तरह की जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बुग़्ज़ और अनाद पे मबनी जो है गुफ्तगू और अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये कितने अफसोस की बात। 27वें आईनी तरमीम है, उसके बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो चुका है। तो उसके मुताबिक आप ज़रा हमें बता दीजिए कि अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब से लेके अगले 5 बरस यानी 2030 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो अब जो है वो आइन ने जो है वो उसको जो है वो क्रिएट किया है या जो अमेंडमेंट हुई है, अब वो तैनाती जो है वो न्यू अपॉइंटमेंट होगी और फ्रेश अपॉइंटमेंट होगी। और आर्मी एक्ट के मुताबिक वो अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगी। वो जब भी नोटिफिकेशन होगा, वो सुबह हो या 1 हफ्ते बाद हो, तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन होगा उस दिन वो एक फ्रेश और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और साथ कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो नोटिफिकेशन होगा। तो ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुर की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान
वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। इससे मुताल्लिक मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं, तनकीद भी की जाती रही है, लेकिन इससे मुताल्लिक कई ऐसी खबरें भी सामने आती रही कि हुकूमत इससे मुताल्लिक फैसला कर चुकी है और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात के बाद पाक अफगान कशीदगी में शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के मरकज़ी मुल्ज़िमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हम उन तक पहुँच गए हैं। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है। ख़ुद हमने कितनी दफ़ा उनको जाके ये बताया है सारा कुछ, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान के लोग यहाँ आकर हमारे पर हमले कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी टेकअप कर रहे हैं उनके साथ और जो मुमकिन हुआ हम करेंगे, लेकिन हमें इस टाइम जो सबसे बड़ा टारगेट है कि जो इलीगली अफगान यहाँ पर रह रहे हैं उनको हमें यहाँ से निकालना है। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात की मज़ीद तफसील भी सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ की ज़राए से खबर के मुताबिक कचहरी हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुबैना सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी से और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक खुदकुश धमाके से पहले सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह BBC की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने 5 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। इस्लामाबाद के CCD के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। यह ऑपरेशन सेफ सिटी कैमरे से हासिल की गई वीडियोज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में वो मुल्जिमान भी शामिल हैं जिनके बारे में शक है कि वो खुदकुश हमलावर के सहूलतकार हैं। इसके अलावा कैडेट कॉलेज वाना में हमला करने वाले दहशतगर्दों के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा की खबर के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले को पाए तकमील तक पहुँचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। अफगान तालिबान की तरफ से फितना और खवारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल ना करें। असल शनाख्त इस्तेमाल करने से उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सामने आने वाली ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का कई बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। सामान में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात ख़त्म कर दिए हैं। अहम बात यह भी है कि इस्लामाबाद और वाना में होने वाले दहशतगर्दी के इन दोनों वाक़यात के बाद पाक श्रीलंका सीरीज़ मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया था। गुज़श्ता रात श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी सीरीज़ छोड़कर वतन वापस जाना चाह रहे थे और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई थी, मगर हुकूमत ने आला सतह पर कोशिशें करके और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटीज़ देकर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम को दौरे पाकिस्तान जारी रखने के लिए आमादा किया, जिसके बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ जारी रहेगी। साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ भी मुनक़िद होगी। कल रात को वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और टीम को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया।
ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को बताया कि वो ज़ाती तौर पर तमाम प्लेयर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज़ करेंगे। साथ ही उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स की फैमिलीज़ को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। आज सेनेट के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात बताई कि हमारी कोशिशों के बाद श्रीलंकन सदर ने अपनी टीम को मनाने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा को फ़ोन किया और सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई। कल के दिन में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। उस पर हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। उनके बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है और अब हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में नाकामी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात के बाद पाक अफगान कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से पाक अफगान सरहद खोलने का फौरी इम्कान भी नहीं है, जिससे दोनों ममालिक की तिजारत मुतासिर है। मगर अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। इसीलिए अब अफगान तालिबान चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुतबादिल तिजारती रास्ते तलाश किए जाएँ। इसी तनाजुर में कल अफगानिस्तान के मुआशी अमूर के नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरदर ने अपने ताजिरों को और सनतकारों को सख्त हिदायत जारी की थी। आज अफगान न्यूज़ चैनल तोलो न्यूज़ की खबर के मुताबिक पाकिस्तान पर इन्हिसार कम करने के लिए जिन मुतबादिल तिजारती रास्तों की निशानदही की गई है, उनमें एक रास्ता ईरान की चाबहार बंदरगाह है, जिससे अफगानिस्तान को ईरान, भारत और फिर समुद्री रास्तों तक बराह रास्त रसाई मिल सकती है। दूसरा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान से तुर्कमानिस्तान और रूस तक जाता है। तीसरा मुतबादिल रास्ता रेलवे ट्रांजिट के जरिए अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान और वस्ती एशिया का है। चौथा मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन की राहदारी का है। पाँचवा मुतबादिल रास्ता वाखान से अफगानिस्तान और चीन का है, जहाँ से मादनियात बरामद की जा सकती हैं। इसी तरह छठे मुतबादिल रास्ते के तौर पर फ़ज़ाई कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जबकि सातवें और आखिरी मुतबादिल तिजारती रास्ते के तौर पर एक और कॉरिडोर को शामिल किया गया है, जो यूरोपीय ममालिक तक जाने का रास्ता होगा, जिससे अफगानिस्तान को ग्लोबल मार्केट्स तक रसाई मिल सकती है। खबर के मुताबिक अफगान तिजारती माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में ये तिजारती रास्ते महंगे हैं, लेकिन काबिल एतमाद हो सकते हैं। अफगान तालिबान के हुकाम का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात में कमी की कुछ मुआशी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये फैसला अफगान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात की हिफाजत के लिए किया गया है। वज़ीर सनअत व तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने कहा कि अगर नुकसान भी हुआ तो हम इसे कबूल करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम इस फैसले पर अमल करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से पैदा होने वाली पाक अफगान कशीदगी से अफगानिस्तान को माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ रवां हफ्ते भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात के हवाले से गैर मामूली दावे सामने आ रहे हैं। कल भूटान से वापसी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले काबीना इजलास में हुकूमती सतह पर लाल किला मेट्रो स्टेशन हमले को एंटी नेशनल फोर्सेस की दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया था और पाकिस्तान समेत किसी का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था। ताहम इस हमले की तहकीकात का मरकज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स के गिर्द घूम रहा है और एक आला तालीम याफ्ता टेरर नेटवर्क का दावा किया जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स गिरफ्तार भी किए गए हैं। दिल्ली धमाके के फ़ौरन बाद से भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा था कि डॉक्टर उमर नबी वो शख्स है जिसने मेट्रो स्टेशन पर खुदकुश कार धमाका किया और आज हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि DNA टेस्ट से तस्दीक हो गई कि जिस शख्स ने लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका किया वो डॉक्टर उमर नबी है। उसका DNA सैंपल उसकी मां के सैंपल के साथ मैच कर गया है। खबर के मुताबिक धमाके के बाद डॉक्टर उमर नबी की टांग स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के दरमियान फंस गई थी। भारतीय तफ्तीशी हुकाम और मीडिया की जानिब से दिल्ली धमाके में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान डॉक्टर्स या एक आला तालीम याफ्ता टेरर नेटवर्क का किरदार सामने लाए जाने के बाद भारत में एक गैर मामूली बहस शुरू हो गई है, जहां इस दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की जा रही है, तो वहीं सियासतदानों, आज़ाद मीडिया
और सिविल सोसाइटी में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इससे डोमेस्टिक टेररिज्म भी ख़तरनाक हदों को छू रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और भारत के साबिक वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं पहलगाम हमले से पहले और बाद में ये बात कहता रहा कि दहशतगर्दों की दो किस्में हैं, एक बैरून मुल्क से तरबियत हासिल करके दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द और दूसरे मकामी तौर पर जन्म लेने वाले दहशतगर्द हैं। मैंने जब ये बात पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कही थी तो उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई क्योंकि मैंने होम ग्रोन टेररिस्ट का जिक्र किया था। ताहम ये कहना ज़रूरी है कि हुकूमत ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की क्योंकि हुकूमत जानती है कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी मौजूद है। पी चिदम्बरम के मुताबिक इस पोस्ट का मकसद ये है कि हम खुद से ये पूछें कि वो कौन से हालात हैं जो भारतीय शहरियों यहाँ तक कि तालीम याफ्ता अफराद को भी दहशतगर्द बना देते हैं। इस पहलू के अलावा ये भी एक पैटर्न रहा है कि भारत में दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े के बाद आम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो जाती हैं। भारत की न्यूज़ वेबसाइट एल्ट न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सोशल मीडिया में इस्लामोफोबिया का तूफान आया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा अपोजिशन जमात कांग्रेस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाते हुए मोदी हुकूमत खास तौर पर वजीर दाखिला अमित शाह पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हम एक नैतिक ताकत से ये पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहाँ जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहाँ जवाबदेही किसकी हो रही। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं। हम सरकार के साथ खड़े हैं, बनिस्बत सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। 3 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर कार में धमाका हुआ था। भारतीय मीडिया ने पहले इसे सिलेंडर ब्लास्ट करार दिया था, फिर मीडिया ने ही रिपोर्ट किया कि इसके पीछे डॉक्टर्स का नेटवर्क है और इसका ताल्लुक कुछ दिन पहले फरीदाबाद में होने वाली कार्रवाई से है, जहां एक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3000 किलोग्राम आतिशगेर मवाद पकड़ा गया था। और भारतीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि इस कार्रवाई के बाद मुबैना हमलावर फरार हो गया था और उसने पैनिक में दिल्ली में धमाका किया। इब्तिदा में मोदी हुकूमत इस मामले पर खामोश रही, मगर फिर कल भूटान से नरेंद्र मोदी ने काबीना इजलास की सदारत की और काबीना ने कहा कि ये एंटी नेशनल फोर्सेस की दहशतगर्द कार्रवाई है। दिल्ली धमाके के बाद गिरफ्तारियां जारी हैं, क्रैकडाउन जारी है। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।